सिंधिया परिवार और सरकार, इन दोनों के बीच आजादी के बाद जब विलय हुआ रियासतों का भारत सरकार के अंदर, तो सरकार ने यह तय किया कि कौन सी जमीनें सरकारी हैं और कौन सी जमीनें राज परिवार की रहेंगी, यानी कि महल के खाते में रहेंगी। उसकी लिस्ट बन गई। अब फिर आप जब इस लिस्ट को उठाकर 1997 के मिसल बंदोबस्त में, अब इस लिस्ट को उठाकर 2017-18 तक के डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो ग्वालियर की तकरीबन 22 सर्वे नंबर, जिन्हें टेक्निकल भाषा में कहते हैं, आप ऐसे समझिए कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़े तकरीबन 22, वो सरकारी दस्तावेजों में जमीन जो लिखी गई है वो शासकीय लिखी गई है। लेकिन फिर 2018 आया, सरकार बदल गई और 2019 में वो जमीन सिंधिया परिवार से जुड़े हुए सदस्यों और ट्रस्ट के नाम कर दी गई। कैसे यह हुआ? कैसे कोर्ट के आदेशों को अलग तरीके से अधिकारियों ने इंटरप्रेट किया? यह पूरा खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक एक डिटेल, एक एक तथ्य पर बात करेंगे इसके बाद। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। महाराज का मिशन साम्राज्य विस्तार, महल के आगे नतमस्तक सरकार। कमलनाथ सरकार में महाराज का एक और खेल उजागर। अधिकारियों की मिली भगत से 22 जमीनें सिंधिया के नाम। सरकार की जमीन के मालिक कैसे बन गए सिंधिया? आरोप है कि ग्वालियर के महलगांव के हल्का नंबर 61 में आने वाले 22 सरकारी जमीन के टुकड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में उनके परिवार और परिवार से जुड़े ट्रस्ट के नाम कर दिए गए। ये वही 22 सर्वे नंबर हैं जिन्हें 1997 के मिसल बंदोबस्त में सरकारी लिखा गया, जिन्हें 2017-18 तक सरकारी माना गया। लेकिन 2019 में तहसीलदार ने मनमाफिक रिपोर्ट लगाई और जिला प्रशासन ने ये सभी जमीनें सिंधिया के नाम दर्ज करा दी। इन जमीनों से जुड़ा हर एक तथ्य आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि जिस वक्त इन जमीनों का मालिकाना हक बदला गया, उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ही थे और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव भी मनीष रस्तोगी ही थे। तारीख थी 18 मार्च 2019। लेकिन इस तारीख से ठीक 13 दिन पहले, यानी 5 मार्च 2019 को ग्वालियर के कलेक्टर भरत यादव का तबादला हुआ और अनुराग चौधरी नए कलेक्टर बनाए गए। अनुराग चौधरी ने चार्ज संभालने के महज 10 दिन के अंदर विलय से लेकर अब तक चले आ रहे विवादित मामले को सुलझा दिया। फैसला ऐसा कि सरकार की जमीन सिंधिया के नाम हो गई। आरोप है कि इस मसले को सुलझाने की जल्दबाजी में उन्होंने नियम कायदों की भी परवाह नहीं की। जब तक भरत यादव ग्वालियर के कलेक्टर थे, तब तक नामांतरण रुका हुआ था। लेकिन नए कलेक्टर के आते ही सरकारी जमीन के 22 टुकड़े कमला राजे ट्रस्ट, ज्योतिरादित्य चैरिटेबल ट्रस्ट, सिंधिया कन्या विद्यालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चित्रांगदा राजे और माधवी राजे सिंधिया के नाम कर दिए गए। ये मामला 1979 से पहले से विवादों में रहा है। तब से लेकर अब तक ये जमीन विवाद अधिकारियों से होता हुआ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। दोनों बड़ी अदालतों ने मोटे तौर पर यही कहा कि जमीन का विवाद सिविल कोर्ट से ही हल होगा। लेकिन सिंधिया ने 22 सर्वे नंबर के मामले को सिविल कोर्ट में ले जाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि सरकार बदलते ही अपने रसूख के दम पर सीधा अपने नाम करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब हम चलते हैं ऋषभ भदौरिया जी की तरफ। उन्होंने इस मामले को लेकर एक याचिका भी लगाई है और याचिका के जरिए यह अपील की गई है कि इस मामले में सच्चाई का साथ कोर्ट दे। ऋषभ भदौरिया जी, ये जो 22 सर्वे नंबर हैं, ये 22 जो जमीन के हिस्से हैं, इनको लेकर क्या घोटाला हुआ है, क्या घपला हुआ है? आपने क्या निवेदन किया है कोर्ट से? जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, ये 22 सर्वे नंबर जो है ये ग्वालियर शहर के पौष इलाके महलगांव मौजे में आते हैं, जिनमें 398, 302, 419, 420, 421, 1235, 1201, 1236, 1242,
401, 1243, 402, 403, 406, 415, 416, 418, 397, 417, 411, 412 और 413। ये वो जमीनें हैं शहर की जो बेशकीमती जमीनें हैं, और ये जमीनें मिसल बंदोबस्त से देश आजाद होने के बाद से शासकीय थी। इनको किस प्रकार, जैसे ही आनंद फानन में सरकार बनी, श्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपने कलेक्टर बुलवा के, अपने अधिकारियों को बुलवा के किस प्रकार से किया, कमलनाथ जी की सरकार को प्रेशराइज किया या उनको ब्लैकमेल किया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर जो भी कारण रहा हो, ज्योतिराज सिंधिया ने अपने अधिकारियों पर दबाव डालकर यह स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है किस तरीके से ये जमीनें अपने नाम कराई। अब चूंकि जिस दिन से ये मामला कोर्ट में मैंने लगाया, उस दिन से पहले दिन से अभी तक मुझको इनके लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। नौबत ये आ चुकी है इनके, इससे पहले जो एसपी साहब थे उनको मैं आवेदन दे चुका हूं कि मेरी हत्या हो सकती है, मेरे को जान से मारी धमकी मिल रही है, 3 बार आवेदन दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझ पर झूठे आरोप लगाकर श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया, जो अपने आप को कथाकथित महाराज कहते हैं शहर के, मुझको जिला बदर घोषित करवाया जा रहा है यहां से। और ये जितनी भी तानाशाही बन रही है इनसे कर रहे हैं, केवल एक ही दबाव डलवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार एन केन ये याचिका वापस ले ली जाए और हम आपके लिए जो आप पे केस लगाए गए सब वापस ले लेंगे। तो मैं आपके जरिए से इनको समझाना चाहता हूं कि ऋषभ भदौरिया डरने वालों में से नहीं है, अगर इनके दिमाग में कोई फितूर हो तो। और ये जमीनों का जो घोटाला इन्हें किया है, शायद 18 महीने में, जो ये कहते हैं कि मैं जनसेवा के लिए आया था, मैंने जनसेवक था, मैं कहना चाहता हूं ये जनसेवक नहीं धनसेवक हैं। एक मामला आपने स्कूल वाला देख ही लिया है, सिंधी स्कूल वाला, दूसरा ये मामला है। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक इनके पक्ष में कोई सफाई नहीं दी। अनाप शनाप आज घोषणाएं चल रही हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो सवाल के मिश्रा जी आपकी पार्टी पर है, शर्मा जी दे सकते हैं। सवाल आपकी सरकार पे है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी थे, अधिकारी आईएएस वही थे, प्रमुख सचिव राजस्व, और एक झटके में जमीनें उठा के परिवार के नाम कर दी, बिना ये देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, बिना ये देखे कि 2009 में हाई कोर्ट का क्या आदेश है, बिना ये देखे कि शासकीय ये जमीनें जब लिखी हुई हैं तो कोई कारण तो होगा। तहसीलदार ने रिपोर्ट लगाई मनमर्जी की, और यही चलता रहता है। राम जी, हेलो। जी जी, सुन रहे हैं आपको। जी राम जी, मैं कमलनाथ जी के गुस्से को भी सह लूंगा, मगर बड़ी हिम्मत के साथ कहूंगा कि हम इस अपराध के लिए आत्मग्लानि कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ है तो मैं इसको स्वीकारता हूं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी जो ज्योतिरादित्य जी के कंधे पर बैठकर आज शासन कर रही है, उनके प्रतिनिधियों में क्या इतनी हिम्मत है? और यदि वो समझते हैं कि शिव जी की जटा से निकली गंगा से ज्यादा उनकी पार्टी पवित्र है, तो क्या वो आज हिम्मत के साथ ये कह सकते हैं कि जिस दिन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के बतौर शपथ ली थी 12 बजे, और शाम को 5 बजे 10 साल से ईओडब्ल्यू में जो जमीन घोटाले सिंधिया जी के पेंडिंग थे, जिस पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी, 5 बजे उन एफआईआर को ईओडब्ल्यू के बंद करने का निर्देश शिवराज सिंह जी ने दिया। उसके पीछे क्या ईमानदार मंशा थी? भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी? मैं मानता हूं कि हमारी सरकार से गलती हुई, मुझे आत्मग्लानि है, कमलनाथ जी को भी आत्मग्लानि हो रही होगी, मुझे इस बात को कहने में कोई अफसोस नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इन भू माफियाओं के उन प्रकरणों को मुख्यमंत्री जी ने पहले राजनीतिक निर्णय के रूप में कैसे ईओडब्ल्यू से खत्म किया। क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत है? या उनके तो नाम पर जो राजनीति आपसे, मैं वही राकेश शर्मा जी से भी कह रहा था, वही आपसे कह रहा हूं कि आप ये उम्मीद करते हैं कि हम करके जाएं और फिर बीजेपी वाले उस पर कार्रवाई करें, और बीजेपी वाले इसलिए कार्रवाई नहीं करें क्योंकि उनके तरफ नेताजी आ गए। तो ये दोनों आपस में उम्मीदें रखिए क्या भाजपा की कार्रवाई वो करें, आप कहिए कि कार्रवाई हम करें, हम घोटाला करें, वो कार्रवाई करें, इसी में उलझाए रखिए। जमीन तो जनता की चली गई ना साहब। अब दोनों केस जोड़ेंगे तो 1000 करोड़ के ऊपर बैठेगा। आप जोड़ लीजिए कितने आवास आते हैं, कितने गरीब बच्चों की शिक्षा हो जाएगी, कितने लोगों को भोजन मिल जाएगा, जोड़ लीजिए। और फिर कहिए कि हमने 1000 करोड़ का कर्ज इसलिए लिया क्योंकि जनता की भलाई करनी। अरे साहब, आपकी जेब में 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आपके माध्यम से आप मुफ्त में लुटा रहे हैं, और फिर कहिए कि हम लोन ले रहे हैं राम जी जनता की भलाई के लिए।
बहुत सुंदर भलाई सोच रहे हैं आप दोनों पार्टियां। राम जी मैं आपके माध्यम से बहुत शिद्दत से भाजपा से पूछना चाहूंगा कि हमसे गलती हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी यह सिद्ध करने की स्थिति में है या यह घोषणा करने की स्थिति में है कि चुनाव के पहले 1 माह के भीतर सिंधिया जी द्वारा बनाए गए राजस्व मंत्री जो समिति में हैं, वो क्या उस जमीन को, हमसे अपराध हुआ, मैं कह रहा हूं ना हमसे अपराध हुआ है, मगर उस पाप को धोने के लिए क्या उस जमीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी कैबिनेट रद्द करने की हिम्मत रखती है? क्या भाजपा के स्पोक्स पर्सन ये बताने की हैसियत रखते हैं? ठीक है, राकेश शर्मा जी। देखिए राम जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जो चली, कहावत वो माननीय के मिश्रा और कांग्रेस में फिट बैठती। आप बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि 1000 ट्रांसफर रोज होते थे कमलनाथ जी की सरकार में, वो किसकी भोली सूरत देख के करते थे रोज ट्रांसफर? और गोविंद सिंह इनके मंत्री जो कहते थे कि 51 लाख में थाने बिक रहे हैं, वो किसकी भोली सूरत देख के कमलनाथ जी बेचते थे? गोविंद सिंह कहते थे कि 1.25 करोड़ में रेत का खेल करते रहो, वो किसकी सरकार में थे? इनके मंत्री उमंग सिंगार कहते थे कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया हैं, भू माफिया हैं, खनन माफिया। उस समय के मिश्रा जी, इनकी आत्मग्लानि, कमलनाथ जी का भोलापन देखने का चेहरा, वो सब कहां चला जाता है? सरकार किसकी थी? कमलनाथ जी की सरकार थी। निर्णय किसने लिए? कमलनाथ जी की सरकार ने। भैया हमने तो रिव्यू कमेटी बनाई है ना, पांच मंत्रियों की, जरा इंतजार तो करिए, उस रिव्यू कमेटी के सामने फाइलें तो आने दीजिए, आपके चिट्ठे तो खुलने दीजिए जो आपकी सरकार में हुआ। कह दीजिए कि वो एक निवेदन है तो आप बार बार भोले मत बनिए कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गुनाह हुआ। जिस दिन आपने वो जो झूठ के पुलिंदे वचन पत्र के रूप में दिए थे, उसमें से एक भी पूरा हुआ हो तो बताओ। और आपकी सरकार में जब कर्ज लिया था, उस कर्ज का हिसाब आज बताओ। जमीनों की बात करिए, जमीनों की बात कीजिए, वचन पत्र अलग डिस्कशन कीजिएगा, उसका जनता की बात की। अरे हम तो सबकी बात, जमीनों की बात कीजिए, वचन पत्र की बात और करिएगा। 15 माह में के मिश्रा जी, आपकी सरकार ने जो पाप किए हैं, जो मध्य प्रदेश को लूटा है, जिसका सर्टिफिकेट आपके मंत्री देते थे कि आपकी सरकार लूटेरों की सरकार है, चाहे उमंग सिंगार की बात कर ली जाए, चाहे गोविंद सिंह जी की बात कर ली जाए, उसका निर्णय उपचुनाव में जनता कर देगी, उसका निर्णय उपचुनाव में जनता करेगी, आप चिंतित मत होइए। आपने 15 माह में कितनी बार आत्मग्लानि दिखाई? आप 15 माह में 1500 बार चैनल पे बैठे, 15 साल की बात कीजिए, 15 साल की थी, 15 साल में जो सिमस्त का पैसा खा गए, उसके बाद आप दुपट्टा ओढ़े बैठे, शर्माना चाहिए। मलाई चस रहे थे, हनी